इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले है टोकन्स। टोकन्स होते हैं द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर छोटी से छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार एक प्रोग्राम के अंदर छोटी से छोटी इकाई होगी, छोटी से छोटी जो यूनिट होगी उसको टोकन्स बोला जाता है। जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेटर्स। A C++ program is written using these tokens, white space and the syntax of the language। इसका मतलब है कि एक C++ का प्रोग्राम टोकन्स, वाइट स्पेस और सिंटैक्स के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है? दे आर रिजर्व्ड आइडेंटिफायर एंड कैन नॉट बी यूज एज अ नेम फॉर द प्रोग्राम वेरिएबल और अदर यूजर डिफाइंड प्रोग्राम एलिमेंट्स। मतलब कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड होते हैं एक लैंग्वेज के अंदर जिनको हम एज अ नेम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इंट, कैर, फॉर, इफ, एल्स, क्लास, फ्रेंड, पब्लिक, प्राइवेट एक्सेट्रा। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हम एज अ नेम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है आइडेंटिफायर्स। द नेम ऑफ द वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास। मतलब किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन, एरे या फिर किसी भी क्लास का नाम हो गया, उस नाम को ही आइडेंटिफायर बोला जाता है। क्योंकि नॉर्मली किसी का भी नाम होता है, वह उस पर्सन या व्यक्ति को एक पहचान देता है। इसी प्रकार से किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नाम हो गया, वो उसको उसकी पहचान देता है, इसलिए उसको आइडेंटिफायर्स बोला जाता है। इसके बाद इसमें कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए। मतलब किसी भी वेरिएबल का आपको नाम देना है तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला है ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो आप नाम के अंदर। उसके बाद है द नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट। मतलब आप डिजिट के साथ किसी भी नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। एक C++ प्रोग्राम के अंदर अगर आपने कोई भी नाम लिखा है या कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट किया है तो उसके अंदर अपर केस और लोअर केस में लिखे हुए वर्ड जो होंगे वो अलग अलग आइडेंटिफायर को शो करेंगे। उसके बाद है अ डिक्लेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। मतलब कोई कीवर्ड हो गया उसको हम फिर आइडेंटिफायर्स नहीं बना सकते। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए या कोई फ्लोटिंग नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स होगी, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी चेंज नहीं होती एक प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद है बेसिक डेटा टाइप्स। C++ के अंदर 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, बिल्ट इन टाइप्स और ड्राइव्ड टाइप्स। सबसे पहला है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूनियन एंड स्ट्रक्चर्स दे आर यूज्ड टू ग्रुप टुगेदर डिसिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब हम यूनियन और स्ट्रक्चर का यूज़ डिसिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए करते हैं। उसके बाद है क्लासेस। अब क्लासेस क्या होता है? जो कि मेन फोकस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। दिस इज अनदर टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स नोन एज क्लास विच कैन बी यूज्ड जस्ट लाइक अदर बेसिक डेटा टाइप्स। द क्लास वेरिएबल known as object which are the central focus of object oriented programming। मतलब क्लास भी एक अनदर टाइप का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट बोला जाता है और ऑब्जेक्ट बनाना एक मेन फोकस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको हम बाद में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद है इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। इट प्रोवाइड अ वे फॉर अटैचिंग नेम्स टू नंबर। मतलब ये हमें एक तरीका देता है जिससे हम अटैच कर सकते हैं नेम्स टू नंबर। जैसे सर्कल के अंदर 0 चली जाएगी, स्क्वायर के अंदर 1 हो जाएगी और ट्रायंगल के अंदर वैल्यू 2 चली जाएगी। उसके बाद है बिल्ट इन टाइप्स। बिल्ट इन टाइप्स आप जानती हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ड्राइव्ड टाइप, जैसे एरेज। एरेज होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद है फंक्शंस, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। और अब पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स बेसिकली वेरिएबल ही होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एड्रेस को स्टोर करने के लिए। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की डिक्लेरेशन हम किस प्रकार करते हैं?
सिंपली वेरिएबल का टाइप लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल नेम, जैसे इंट ए। यहाँ पर इंट का मतलब है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम ए है, मतलब ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और सेकंड वाला है कैर नेम, मतलब नेम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एट रन टाइम, इट यूज एक्सप्रेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसके अंदर वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद है रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रीवियस डिफाइंड वेरिएबल। अगर उसका हमें अल्टरनेटिव नाम देना हो, कोई दूसरा नाम भी देना हो, तो उसको रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है, पहले डेटा टाइप एंड रेफरेंस नेम इज इक्वल टू उस वेरिएबल का नाम। जैसे फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 100 था, अगर हम फ्लोट एंड ऑपरेटर के साथ सम लिख कर और असाइन कर देते हैं टोटल को। A reference variable must be initialized at the time of declaration। मतलब अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा जब आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली 3 टाइप का होता है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर। सबसे पहला है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब आपका एक सिंपल प्रोग्राम भी सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर आता है। उसके बाद है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली बेस्ड होता है ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन पर, जिसमें सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट। यह कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू तो एक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो एक्शन 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा कंट्रोल एक्शन 2 पर जाएगा। उसके बाद है सेकंड फॉर्म, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू तो एक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, एल्स एक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एक्शन 3 एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है तो एक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्शन 3 पर। उसके बाद है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाना। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू तो एक्शन 1 होगा, तो उसके बाद एक नई कंडीशन होगी हमारे पास, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू तो एक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर सेकंड वाले इफ वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो वहाँ पर एक्शन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा कंट्रोल नेक्स्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उसके बाद है एल्स एक्शन 3। मतलब अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल एल्स पर चला जाएगा और एक्शन 3 को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद है स्विच स्टेटमेंट। इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट वेयर बेस्ड ऑन कंडीशन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द मैनी पॉसिबल पॉइंट। स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट होती हैं। अगर उनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होती है तब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। मतलब कि इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, स्विच एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर और उसके बाद केस 1, केस 2, केस 3। इनमें से जोन सा भी केस ट्रू रहता है या जोन से भी केस में वैल्यू मैच करती है तो उससे रिलेटेड एक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट है लूप स्ट्रक्चर। यहाँ पर लूप्स का मतलब होता है रिपीटेशन करना। मतलब अगर हमें एक प्रोग्राम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करना हो तो हम वहाँ पर लूप स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले है डू व्हाइल स्टेटमेंट। इट्स ए एग्जिट कंट्रोल लूप। इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि बॉक्स में दिखाई दे रहा है, डू एक्शन 1 वाइल कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर इसका मतलब है कि जब तक वाइल के अंदर वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक एक्शन 1 रिपीट होता रहेगा और उसके बाद जब यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यह कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्शन 2 पर। मतलब कंट्रोल डू लूप से एग्जिट हो जाएगा।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द वाइल स्टेटमेंट। इट्स ए एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब जैसे कि बॉक्स में है वाइल कंडीशन इज ट्रू, जब तक वाइल के अंदर वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक एक्शन 1 को रिपीट करते जाना है, और जब यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एक्शन 2 पर कंट्रोल चला जाएगा। और इसमें सबसे लास्ट है फॉर लूप स्टेटमेंट। फॉर लूप स्टेटमेंट का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट कराना है। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है, फॉर, उसके बाद इनिशियल वैल्यू, टेस्ट और इंक्रीमेंट। इनिशियल वैल्यू हम स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, टेस्ट में हम कंडीशन देते हैं, और इंक्रीमेंट के अंदर हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। जब तक टेस्ट वाली कंडीशन ट्रू रहती है तब तक एक्शन 1 रिपीट होता रहता है, और उसके बाद एक्शन 2 पर कंट्रोल चला जाता है।